Hello everyone, I am Deepshikha, your scientific mentor, and today we are here to discuss a very important topic in my perspective that everyone should know, that is how you can connect your learning with flow diagrams. So flow diagrams क्या होते हैं ये जानना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है. What do you mean by flow diagram? Flow diagram is when you are not writing every answer and everything in a paragraph way, but you are cut shorting that way diagrammatically or by making just highlighting important topics या फिर highlighting important words. तो जैसे कि मैंने क्या किया कि मैं एक छोटा सा कोई भी टॉपिक ले रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आगे हम एक एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, पर फॉर नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्डिक आउटपुट, तो कार्डिक आउटपुट से क्या क्या रिलेटेड है वो सारी चीजें. अगर एक क्वेश्चन आया, राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्डिक आउटपुट, तो कुछ बच्चे होंगे जो पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, एक पेज आंसर. बट कुछ बहुत स्मार्ट बच्चे होंगे जो एक बीच में सर्कल बनाएंगे कार्डिक आउटपुट, और उसके बाद एरो 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 करके पांच छह जो भी फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट दैट अफेक्ट्स कार्डियक आउटपुट, वो आंसर कर देंगे. टीचर कभी भी आपके लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं पढ़ता है. माइंड दिस, literally it is very true that teachers never reads your full paragraph answers. They don't like reading it, they don't have that much time. But if you simplify your answer, and this is a beauty of answer writing, this is a talent that one student have for answer writing. तो जितना ज्यादा आप ब्यूटिफुली और सिंप्लीफाइड वे में आप कुछ डायग्राम के थ्रू बता सकते हो, या फिर कुछ फ्लो चार्ट्स के थ्रू बता सकते हो, या फिर एक बहुत ही अच्छा सा स्मार्ट आर्ट टाइप का बना सकते हो, और आप उसके थ्रू अपना आंसर समझाओगे, इट विल इम्पैक्ट योर आंसर राइटिंग. इट विल इम्पैक्ट द टीचर हु इज चेकिंग योर पेपर, एंड दैट विल combinedly impact your marks, what the marks you're getting. And definitely trust me, अगर आप अपना पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं तो बाकियों से बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे. So finally coming to what is actually the benefit of making this flow diagram. So the first one was better communication. Obviously आप better तरीके से अपने आंसर को communicate कर पाएंगे. The second thing is effective analysis. अब आप का जो पेपर चेक करें वो इफेक्टिवली एनालाइज कर पाएंगे कि आपने जो भी लिखा है वो सही लिखा है या नहीं. बिकॉज दिस गिव्स बुलेट पॉइंट आंसर टाइप की एक टेक्निक होती है जो हम फॉलो करते हैं, और उससे टीचर को भी पता चल जाता है कि हाँ यार, इसने अगर बुलेट पॉइंट सही लिखे हैं तो इसका मतलब उसे अंदर का कंटेंट भी आता होगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुलेट पॉइंट लिखकर आ जाओगे, थोड़ा थोड़ा उस बुलेट पॉइंट को एक्सप्लेन भी करना है. बट दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग. पहले आपने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दिया, फ्लो डायग्राम बना दिया, उसके बाद अगर आपको नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो आप हर पॉइंट को दो दो लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. सेकेंड वन इज इफेक्टिव सिंथेसिस. आपका आउटपुट जो आप दे रहे हो वो बहुत अच्छा आउटपुट आएगा, जो जो टीचर बहुत ही डिफिकल्ट वे में नहीं समझ पा रहा था. और इट इज नॉट जस्ट फॉर एग्जाम राइटिंग पेपर. आई फॉलो दिस टेक्निक वाइल आई एम प्रिपेयरिंग माई नोट्स. तो जैसा कि मेरे और चेतना मैम के टेबल टॉक में वी हैव एक्सप्लेन्ड कि आपकी नॉरसेट की गोल्डन नोटबुक क्या होने वाली है और कैसे नोट्स राइटिंग आपको हेल्प करेगा फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर टिल योर नॉरसेट. सो आई थिंक ये दोनों, मतलब एग्जाम राइटिंग और आपके नोट्स राइटिंग, दोनों में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ये टेक्निक, इफेक्टिव सिंथेसिस, आपके नोट्स में, आपके एग्जाम्स में. देन एफिशिएंट कोडिंग. सी कोडिंग इज लाइक कि वो जो आप लिख रहे हो ना, वो आपको पता होना चाहिए. अगर आपने कोई फ्लो चार्ट बनाया है तो वो फ्लो चार्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग को इजी करने के लिए, और अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो टीचर की अंडरस्टैंडिंग को इजी करने के लिए. तो वो जो कोडिंग है ना, आप आप एक सेंडर और एग्जामिनर एक रिसीवर, तो उस सेंडर टू रिसीवर की जो कोडिंग है आप उसको एफिशिएंट एंड सिंप्लीफाई वे में दे रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन. अब आपके पास, like, what is the use of having a textbook and then having a notes? What is the use? What is the difference between a textbook and a notebook? So textbook comprise of each and every point described in a paragraph way, in a diagrammatic way, in a flow chart way. But when it comes to note preparing is very important, because जो भी क्रक्स आपने आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ा
और जो आपको समझ में आया वो अब आपको आपकी नोटबुक में लिखना है कि आपको क्या समझ में आया है ना, बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं आपको, अपनी लर्निंग को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इजी करते हुए पॉइंट्स बना बना के लिखना है और डायग्राम्स बना बना के अपनी कॉपी में लिखना है। तो दिस प्रूव्स कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। Coming back to a very small example, regulation of BP. See, now I'm not going to teach you कि regulation of BP क्या है। मैं यहाँ पर हूँ आपको ये बताने के लिए कि अगर कोई टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ बीपी, तो क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या वे है ऑफ मेकिंग फ्लो डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स that will enhance your learning, in which will easy your understanding and will fetch you a very good marks in your exam also. तो रेगुलेशन ऑफ बीपी की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो कि इन्वॉल्व है रेगुलेशन ऑफ बीपी में। ठीक है, तो पहले हो गया आपका लिवर, वो इन्वॉल्व है। आपके लंग्स एंड वास्कुलर एंडोथेलियम, क्या आता है इससे, कौन सा एंजाइम आता है जो कि इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। देन योर एड्रीनल कॉर्टेक्स, आपका किडनी, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बीपी। एंड देन सिस्टमिक आर्टरीज दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बीपी। सो आप इस पॉइंट पर मेरा ये कॉन्सेप्ट समझिए कि इफ देर इज वन टॉपिक, इट डज नॉट मीन कि एक सिस्टम एक टॉपिक को कवर कर रहा है। द लर्निंग शुड बी इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं एक टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग में। अब देखो, रेगुलेशन ऑफ बीपी है, रेगुलेशन ऑफ बीपी में किडनी भी आ रहा है, वास्कुलर सिस्टम भी आ रहा है, लंग्स का भी कुछ रोल है, लिवर का भी कुछ रोल है, और ये सारे सिस्टम्स एक साथ काम कर रहे हैं टू रेगुलेट योर बीपी। तो अगर मैं सिर्फ रीनल सिस्टम पढ़ के चली जाऊं तो मैं रेगुलेशन ऑफ बीपी नहीं लिख सकती हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि सिस्टमिक आर्टरीज का क्या रोल है, लंग्स का क्या रोल है, लिवर का क्या रोल है। ठीक है, अब वो ये समझने के लिए मेरे पास, अब एग्जाम में लिख तो नहीं सकती ना हर यूनिट में से पूरा, अगर मैं पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर दूं इस टॉपिक पर, आप इमेजिन करो कि कितना लंबा हो जाएगा वो पैराग्राफ और ये आंसर कंप्लीट नहीं होगा किसी भी कीमत पर। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वक्त का था कि मैं बस जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हर यूनिट में से उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर करके एक फ्लो चार्ट, दिस इज नोन एज डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट। तो मैंने इसमें डायग्राम्स भी बनाए, मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ बीपी उनको भी मेंशन किया। एंड लास्ट में ये देखो, फ्लो मतलब कि मैं एक पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं एक पॉइंट पर एंड कर रही हूँ, और जो जिससे भी मैं कनेक्ट कर रही हूँ वो क्या हो रहा है, फ्लो बना रहा है ना। पानी जब बहता है तो वो फ्लो में बहता है, वैसे ही जो ये कॉन्सेप्ट है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये एक फ्लो में बहनी चाहिए। तो अब इस, अगर मैं इस फ्लो चार्ट को आपको एक्सप्लेन करूं तो कैसे एक्सप्लेन करूंगी कि लिवर है जहां से एंजियोटेंसिनोजन आता है। अब दिस एंजियोटेंसिनोजन इज कन्वर्टेड बाय रेनिन टू एंजियोटेंसिन 1 एंड दिस रेनिन इज सिक्रीटेड बाय द किडनी। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन 2 जा करके हमारे सिस्टमिक आर्टरीज में वाजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, एंड जब वो वाजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है उसके वजह से इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर होने लग जाता है। तो अब ये इस तरीके से हमारा बॉडी सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व करते हुए हमारा बीपी जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ हमारा बीपी कैसे कंट्रोल हो रहा है। अब कमिंग बैक टू द अदर एग्जाम्पल ऑफ सेम, देखो अब ये एक तरीका था जिसमें हमने दिखाया कि मैंने, कि डायग्राम्स भी मैंने कवर कर दिए और मैंने बुलेट पॉइंट्स भी लिखा। अब ये भी एक दूसरे तरीके का फ्लो चार्ट है जिसमें मैं ब्लड प्रेशर के पैरामीटर्स कौन कौन से हैं और वो कैसे कैसे इफेक्ट कर रहे हैं मैं उसको समझा रही हूँ। ठीक है, तो अब दिस फ्लो चार्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लोअर पार्ट से, ये फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है। और लिखो इस फ्लो चार्ट का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ है इस फ्लो चार्ट का डायरेक्शन। तो नीचे से स्टार्ट हुआ है और ऊपर की तरफ इसका फ्लो है। तो एक पॉइंट पर ये स्टार्ट हुआ है और एक ब्लड प्रेशर जो इसका एंड पॉइंट है वहां पर ये एंड हुआ है। तो ये है इसका फ्लो। अब इसीलिए इसको हमने बोला फ्लो चार्ट। ठीक है, अब इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो हमें समझना है। तो देखो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सारे हैं वाजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स। फिर है हमारा पीएच मेंटेन करना, लोकल मेटाबोलाइट्स, हिस्टामिन ये है वाजोडाइलेटर्स। नाउ दिस vasoconstriction vasodilators has an effect on arterial radius which impact the peripheral resistance, and the peripheral resistance directly impact the blood pressure.
सी, यहाँ पर ब्लड प्रेशर समझने की बजाय ये समझने की कोशिश करना कि मैं एक फ्लो में कैसे नीचे से उस टॉपिक तक पहुंची, मतलब मैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर तक कैसे पहुंची, है ना। तो ये एक तरीका है जिससे आप पढ़ाई कर सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट्स को इजी बना सकते हो। थ्योरेटिकली भी हेल्प होगा, आपके नोट्स मेकिंग में भी हेल्प होगा और आपके एग्जाम्स में भी हेल्प होगा। सो इफ एनीबडी इज फॉलोइंग दिस टेक्निक, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कितना हेल्प हुआ, सो दैट अदर पीपल who are listening to this video may understand the importance of flow diagrams and flow chart. And if anybody will follow और उसको लगे कि हाँ it helped me, तो भी आप कमेंट करके अपने बाकी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या बाकी जो भी आप ये कमेंट्स देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सबको पता चले कि एक्चुअली हाउ दिस हेल्प्स एंड हाउ दिस टेक्निक कुड बी यूजफुल, अभी के लिए भी, फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए भी। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको और कुछ जानना है और कोई टेक्निक जाननी है, तो डू लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। So thank you so much.